अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफ़र 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए 2 माह हो चुके। कौम को जो तवक्कात वज़ीर आज़म इमरान खान से थी, क्या वो उन पर पूरा उतरे हैं या ये वो तब्दीली नहीं जिसके लिए अवाम ने खान साहब को वोट दिया था। हुकूमत में आते ही इमरान खान वज़ीर आज़म ने बताया कि मुल्क का बुरा हाल है पर घबराना नहीं है, हम सब ठीक कर देंगे। मईशत तबाह है लेकिन घबराना नहीं है, इसको बहाल करेंगे। इदारे तबाह हैं पर घबराना नहीं है, इदारों का वकार बुलंद करेंगे। मुल्क को करप्शन दीमक की तरह चाट रही है लेकिन घबराना नहीं, करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। महंगाई है लेकिन घबराना नहीं, हम महंगाई के जिन को काबू करेंगे। गरीब पिस रहे हैं लेकिन घबराना नहीं है, हम गरीबों को उठाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे। नौजवान बेरोजगार हैं लेकिन घबराना नहीं है, हम नौजवानों को रोजगार देंगे। सर छुपाने के लिए छत नहीं लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं, हम सबको मकान देंगे। ये और इन समय बहुत सी बातें और बहुत से वादे वजीर आज़म इमरान खान ने की, लेकिन अवाम को अब तक क्या मिला? हर बहरान के हल के लिए एक टास्क फोर्स, गैस महंगी, बिजली महंगी, CNG महंगी, 800 से ज़ायद आइटम्स भी महंगे, लेकिन घबराना नहीं है। जो महंगाई का तूफान लिया, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, और इस्लामाबाद से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी, और कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद साहब। नाज़रीन, आप भी आज हमें इस नशिस्त में ज्वाइन कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ़ोन उठाएं और हमें कॉल मिलाएं। हमारा नंबर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और हमें बताएं कि आप तहरीक इंसाफ हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं। क्या आप तहरीक इंसाफ हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जब हमने यही सवाल सोशल मीडिया के नाज़रीन के सामने रखा तो 63% लोगों ने हुकूमती कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि 37% लोगों का जवाब नफ़ी में आया। अब जानेंगे कि अब तक क्या परफॉर्मेंस इस हुकूमत की रही। इस हवाले से ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद। मुजीब, सबसे पहले ये बताइए कि वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए हुए अब 2 माह हो चुके हैं, क्या आपको बलूचिस्तान में कोई तब्दीली महसूस हुई? तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए 2 माह तो हो चुके, लेकिन बलूचिस्तान में कोई ख़ास तब्दीली देखने में नहीं आई। वफाकी वज़रा हत्ता कि वज़ीर आज़म ने भी कोयटा का दौरा किया और यकीन दहानियाँ कराईं, लेकिन कोई मुस्बत सूरत सामने नहीं आई। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से उनसे मुतालबा किया गया था कि जो माली बहरान का शिकार है उसमें वफाकी हुकूमत मदद करे, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से बताया गया कि ख़ुद वफाकी सतह पर वो माली बहरान का शिकार हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा तवक्को न रखी जाए। जिसके बाद जो ज़्यादा मसला पैदा हुआ वो वफाकी वज़रा की जानिब से कुछ बयानात थे जिसमें कहा गया कि NFC अवार्ड में भी बलूचिस्तान के हिस्से में कुछ कटौती की जाएगी और मरकज़ को दिया जाएगा। इसके अलावा जो 18वीं तरमीम है उसके खात्मे के हवाले से बातें की गई, उससे बड़ा मनफी तासुर पैदा हुआ तहरीक इंसाफ के बारे में। अगर ऐसे ही सूरत रही तो जो वोट बैंक उसका थोड़ा बहुत बना भी है, नेक्स्ट इलेक्शन में शायद वो बिल्कुल ही ना रहे। कुछ इलाकों में उसके जो लोग जीते हैं वो शख्सियात के बल पे जीते हैं, जबकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे उनका वोट बैंक है, लेकिन वहां पे भी इस महंगाई की वजह से काफ़ी मनफी असरात आ रहे हैं। बिजली, गैस, इवन पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। इसका जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को ही ठहराया जा रहा है। इस वजह से अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। यहाँ पे तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके वज़ीर आला हैं जाम कमाल खान, वो अपनी सी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास आवाम की ज़िंदगी में तब्दीली नहीं ला सके। कोई ऐसे मंसूबे भी शुरू नहीं किए जा सके जिनसे आगे चल के कोई आवाम को फ़ायदा पहुँचे। इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड समथिंग, और ज़ाहिर है कि ये ज़्यादती भी बड़ी होगी। हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत जो है वो कहाँ है। ज़ाहिर है कि 6 अभी 2 महीने ही हुए, लेकिन जब आपने 100 डेज़ का एजेंडा खुद ही पेश किया तो उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस भी होता है। जैसे कि मुजीब ने इस वक्त कहा कि कोई ख़ास फ़र्क, कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, बल्कि NFC के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बलूचिस्तान में उसका भी उन्होंने जिक्र किया, और 18वीं तरमीम में तरमीम या उसके ख़ात्मे के हवाले से भी एक
कंसर्न जो है वो शो किया गया। आप किस तरह से देख रहे हैं मारूजी हालात जो है इनको देखते हुए 2 महीने की परफॉर्मेंस पीटीआई की क्या रही है? देखिए 2 महीने जो है कोई वक्त नहीं होता किसी भी हुकूमत को जज करने के लिए, और ख़ासकर पीटीआई की हुकूमत का जज करना एक ऐसी हुकूमत है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पहली दफ़ा इस मुल्क में यानी इस पोजीशन में आई है कि वो हुक्मरानी करे। और ख़ासकर अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को देख लें तो वो तकरीबन 22 साल से हुकूमत से आउट रहे। मतलब है कि हुकूमत में कभी उन्होंने हुकूमत की ही नहीं। अगर केपी वाली जो उनका तजुर्बा है वो तो बहुत ही लिमिटेड, एक प्रोविंशियल, वो भी बहुत ही छोटे प्रोविंस की आप कह सकते हैं तजुर्बा था। तो एक फेडरल गवर्नमेंट को संभालना, खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क की जो हालात हैं हमेशा रहे हैं, उसमें अगर आकर कहीं नई हुकूमत, टोटली नई पार्टी, नई पॉलिटिकल पार्टी और नई लीडरशिप, तो उसको तो बहुत ही, मुझे तो लगता है कि तकरीबन 2 साल लगेंगे इस पार्टी को ये समझने के लिए कि हुकूमत जो है वो कैसे चलाई जाती है। और दूसरी तरफ जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि बहुत सी एसेंशियल्स की जो कीमतें बढ़ी हैं, वो ज़ाहिर है कि सबको पता है, हम सबको पता है कि इस वजह से नहीं बढ़ी कि ये दो महीने में इन्होंने कोई फेलियर्स, इनकी हुकूमत के फेलियर्स की वजह से, ये पाकिस्तान में एक परपीचुअल किस्म की जो है ना, जिस किस्म का इकोनॉमिक मॉडल पाकिस्तान में रहा है पिछले 71 साल से, तो वो यही होना था। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद है कि जब ज़ियाउल हक साहब ने टेक ओवर किया था तो हमें अपनी राइस की क्रॉप प्लेज करनी पड़ी थी बीसीसीआई बैंक से $100 मिलियन के लिए। फिर जब ज़ियाउल हक का ज़माना ख़त्म हुआ तो आपको याद होगा कि महबूबुल्लाह उस ज़माने के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हें भागना पड़ा IMF के पास $150 लेने के लिए। तो उसी तरह से जो सक्सेसिव गवर्नमेंट जब नहीं आ रही है, उन्हें हमेशा इसी किस्म की इश्यूज फेस करनी पड़ी हैं। तो अगर ये हम ये समझ लें कि इस हुकूमत ने 2 महीनों में जो कीमतें बढ़ाई हैं बहुत सी चीज़ों की, वो अगर IMF के पास सीधे चले जाते तो उस वक्त बहुत बड़ा डिजास्टर होता, बहुत बड़ा डिजास्टर होता, जाहिर है कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ा डिजास्टर होता। तो सर ये भी फरमाइएगा कि आपने कहा कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट होती है उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, विरसे में उन्हें ये सारी चीजें मिलती हैं। तो जो जाने वाली हुकूमतें होती हैं वो बहुत सी जगहों पे, स्पेशली लास्ट ईयर में, आखिरी सालों में हमारे जो कमर्शियल डिसीजन है, जो इकोनॉमिकल डिसीजन होते हैं, उन पे पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज करती हैं इलेक्शन ये देख के, और उसमें अपने वोट बैंक का जहन में होता है, बहुत से वो फैसले नहीं कर पाती जो करने चाहिए थे। नतीजतन सूरत हाल जो है वो आपकी बहुत खराब होती है। यही बात है ना ज़ियाउद्दीन साहब? जी, आपकी बात सही है। अगर हम IMF के पास सीधे चले जाते तो हालात और खराब होते, लेकिन इन्हें अगर ये इस वक्त जो कुछ भी कर चुके हैं, ये इसके बाद अगर ये सेकेंड जनरेशन के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है ना उस पर चले जाएं, जो कि अगर आपको याद होगा टैक्स के रिफॉर्म्स हैं, इन्हें फॉरेन एक्सचेंज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बरकरार रखें, तो और भी बहुत से रिफॉर्म्स जो हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स कहलाए जाते हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट कर दें तो हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल में हालात इंप्रूव कर लें, ठीक है, हो जाएं। चले आते हैं उसकी तरफ जरा। इस वक्त इस्लामाबाद भी चलना चाहेंगे। इस्लामाबाद में तारिक चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, जाहिर है कि जब हुकूमत ने खुद 100 डेज एजेंडा तब्दीली का सफर एक दिया, और उसके ऊपर फिर मीडिया और जाहिर है कि नाक़दीन और अपोजिशन हर एक की नजरें उसके ऊपर हैं, तो ये एक अलग बात है कि अभी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिला, लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं क्या वाकई डायरेक्शन इस वक्त इस हुकूमत की सही है? अज़म ज़ाहिर है कि किसी भी उसको चैलेंज नहीं करते, नीयत किसी की नीयत को चैलेंज नहीं करते। ये फरमाइए कि क्या आपको कुछ बज़ाहिर बहुत बड़ा चेंज नज़र आया पिछले 2 महीने में? देखिए, इशू ये है कि PTI ने जो पॉलिटिक्स की थी अपोजिशन में रहते हुए, वो 3 बुनियादों पर की थी। नंबर 1 कि एहतसाब होगा। इमरान खान साहब अब भी कुछ दिन पहले भी उन्होंने जो मुलाकात की लोगों से, उन्होंने कहा कि एहतसाब तो मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी है, उस पर मैं पीछे नहीं हटूंगा और हटना भी नहीं चाहिए। लेकिन एहतसाब के मामले में जिन लोगों का एहतसाब हो रहा है
उनका ये कहना है कि एहतसाब जो है पॉइंटेड है और टारगेटेड है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका एहतसाब हो सकता है, उनका कोई जिक्र नहीं है। आज भी कल भी जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई हैं लिस्टें दुबई में जो बेनामी जायदादों की, उनमें कैसे कैसे लोगों के नाम आ रहे हैं आपने देखा। फिर इसके अलावा हुकूमत में शामिल कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ नैब में केसेस हैं, वो या तो बिल्कुल बंद हैं या फिर बहुत स्लो है। इसके अलावा उन्होंने एक अदारों में जो रिस्ट्रक्चर की बात की थी और ये कहा था कि इदारों का साइज छोटा कर दिया जाएगा, उनमें ऑस्टेरिटी की जाएगी। तो अब तक तो हर इदारे के ऊपर एक टास्क फोर्स बैठी हुई है, वो ज़ाहिर अगर इस्लाहात के लिए भी है तो उस पर खराजात उठ रहे हैं। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, पता नहीं कब वो अपना काम मुकम्मल करेंगे। फिर ये कहा गया था काबीना बहुत छोटी होगी। इस वक्त तक काबीना जो है उसके 3 मरहल गुजर चुके हैं। अभी सुन रहे हैं कि दौरा चीन से वापसी पर एक शायद छोटा मरहला और शायद आखिरी मरहला 3-4 वज़रा का एक और आने वाला है। अभी जब आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद आप देखें कि जो बातें हो रही थी कि खर्चे किए जाएंगे, आपके सामने हमारे सामने है, प्रोटोकॉल की बातें भी वैसी हैं, उस तरह ट्रैफिकें रुकती हैं, उस तरह से गाड़ियों के काफिले चलते हैं। थर में गए थे साहब, एक लाल जो कालीन बिछा वहां पर, और गवर्नर साहब गाड़ियों के साथ गवर्नर साहब गए थे। जी, गवर्नर साहब गए थे। मैंने नाम नहीं लिया लेकिन मुझे याद था कि गवर्नर साहब हैं। अच्छा, वो तो खत्म होगी बात। अब अगली बात ये है कि ये दावा किया गया था कि नई हुकूमत जो आएगी जिसने 22 साल जदोजहद की है, ज़ाहिर है जिस जमात ने 22 साल जदोजहद की हो और उसको साफ नजर आ रहा हो कि उसने हुकूमत करनी है, उसने इलेक्शन जीतना है और इलेक्शन जीतने वाली थी, इस पर किसी को शक नहीं था, उसको तैयारी करनी चाहिए थी बहुत पहले कि उसने किस तरह से इक़्तिसादी सूरत हाल को काबू पाना है। अगर 2013 में आके नवाज शरीफ और उस वक्त वज़ीर ख़जाना कर्ज लेता है या सऊदी अरब से इमदाद मांगता है, और आज का वज़ीर ख़जाना और आज का हुक्मरान भी कर्ज मांगता है और इमदाद लेता है, तो उसमें क्या फ़र्क है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैसला आवाम ने करना होता है। मेरी तरह आप जरा आवाम भी ऑन बोर्ड हो रहे हैं इस प्रोग्राम में। फिक्र सुन लीजिए ना, फिक्र सुन लीजिए ना। पूरा बात ये है कि किस जो अवाम की राय है उसको जांचने का सबसे दुनिया में एक ही तरीका है, वो होते हैं इलेक्शंस। ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं 35 सीटों पर, बल्कि 37 सीटों पर। उन 37 सीटों में से 10 ऐसी सीटें हैं जो 2018 जुलाई के इंतखाबात में पीटीआई ने जीती थी, अब वो बड़े मार्जिन से हारी है। तो ज़ाहिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं अवाम में बेचैनी है, कहीं ना कहीं अवाम में महरूमी है, और अवाम को ये पता लग रहा है, अवाम की एक बड़ी अक्सरियत को लग रहा है कि जो तवक्कुआत वो थी वो पूरी नहीं हुई। अब इन तवक्कुआत को पूरा करना है। इन तवक्कुआत को पूरा करने के लिए जाहिर है जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं। जी जी जी, आगे बढ़ते हैं जरा, क्योंकि आपने कहा कि आवाम को ऑन बोर्ड हो, तो इस प्रोग्राम में भी एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज अहमद साहब चिन्यूट से हमें ज्वाइन किया। जी इम्तियाज साहब, फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा ये सवाल है कि 2013 में जब सऊदी अरब ने $1.5 अरब दिया था, हाँ, तो खान साहब ने कहा था कि क्या शरायतें हैं, कोई किसी को वैसे गिफ्ट नहीं देता, तो अब क्या शरायतें, जिन शरायत पर कर्जा लिया है। आ जाते हैं, रखते हैं, ये सवाल भी रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक तज्जिया लेंगे इसके ऊपर भी। जिया साहब, एक चीज़ देखें, इस वक्त जो ज़ाहिर है कि आवाम की तरफ से ये बातें आ रही है और पीटीआई के लोगों को ये इसका जवाब देना होगा और देना भी चाहिए। चूंकि अभी तारिक चौधरी ने एक बात की कि एहतसाब के हवाले से, और उस एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड, और इस वक्त कुछ 384 समथिंग लोगों की जो है एक फहरिस्त भी आई है जिन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी बनाई है। 20 लोगों को सुप्रीम कोर्ट में कॉल भी किया गया। मैं ये जानना चाह रहा था, ज़िमनी ये मेरा सवाल इसमें यहाँ पे होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था और उन्होंने अपने एसेट्स को, फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर किया। जब एमनेस्टी स्कीम आई थी तो उसका सबसे बड़ी ब्यूटी जो थी, उसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन था नो क्वेश्चन आस्क, कि कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में आएंगे लोग क्या, क्योंकि जो इस तरीके से जिन्होंने अपने एसेट को डिक्लेयर किया था, और फिर आगे आने वाली जो एमनेस्टी स्कीम्स होंगी कभी भी, क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, मसला जो है ये कुछ इस किस्म का है कि मिसाल के तौर पे पीटीआई या इमरान खान का जो सियासी ब्रांड वो है करप्शन, और उसकी वजह से जैसी हुकूमत में ये आए, इनके एक लिमिटेशन होगी कि जब तक ये करप्शन की बात नहीं करेंगे, इनके जो फॉलोअर्स हैं वो नाखुश हो जाएंगे इनसे। तो इस प्रेशर के तहत बजाय इसके कि वो हुकूमत गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस करते
वो करप्शन पे ही फोकस करने लगे। यानी जिस किस्म के चैलेंजेस इमरान खान या उनके उजरा अपोजिशन को मुस्तकिल ऑन डेली बेसिस दे रहे हैं, वो बहुत ही गलत बात है। मैं तारिक चौधरी साहब से एग्री करता हूं कि एहतसाब का जहां ताल्लुक है वो तो नैब और FIA वगैरह तो कर ही रही है, लेकिन जिस किस्म की तो चैलेंजेस ये थ्रो करते हैं इमरान प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके उजरा, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई विच हंटिंग वो खुद ही कर रहे हैं। और फिर चूंकि अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रही है ये एहतसाब, तो इस वजह से ये और इंप्रेशन क्रिएट होता है कि कोई विच हंटिंग वाकई हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें आप, नैब ने अभी तक 2 महीने हो गए या 2 महीने से ज्यादा हो गए कि बहुत से लोगों को इन्होंने जो अरेस्ट किया है उनके खिलाफ अभी तक कोई एविडेंस उन्होंने कलेक्ट ही नहीं किया तो कि जाके कोर्ट में वो केस शुरू करें। अब उनको देख लें, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के आज साहब, उनको पता नहीं कितने महीनों से इन्होंने रखा हुआ है और लेकिन अभी तक कोई एविडेंस तक नहीं लेकर आए। फवाद को जो उन्होंने फवाद हसन फवाद को, वो भी महीनों गुजर गए, लेकिन अभी तक सिर्फ इसके मीडिया ट्रायल करते रहते हैं। अब हर चैनल का जो कहते हैं कि वहां पर ये मीडिया ट्रायल हर रोज होता है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था, अकाउंट जो है मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो आई थी वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सरकार की तरफ से थी और उसमें था कि नो क्वेश्चन आस्क कि अगर आप अपनी फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे। आज 20 लोगों की जो है वो अखबारात में नाम भी छपे हैं, उनको बुलाया भी जाएगा, उनसे पूछा भी जाएगा। तो मेरा सवाल ये था, क्या इसका आने वाली एमनेस्टी स्कीम्स के ऊपर कोई असर पड़ेगा या जो ट्रू स्पिरिट थी एमनेस्टी स्कीम की कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से वो कॉम्प्रोमाइज हुई है? देखिए, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कह सकता या ये भी नहीं कह सकता कि ये सही हुआ है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा है कि इनके नाम हमें पेश करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को अंदाजा होना चाहिए कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो गारंटीज दी हैं वो कितनी उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं और आप कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रूलिंग है उसके खिलाफ जा सकते हैं? ये तो उनको खुद को एहसास होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि ये हाउ डू यू गो अबाउट वायलेटिंग द प्रोमिसेस ऑफ ए गवर्नमेंट, जिसकी गवर्नमेंट की गारंटी उसके पीछे थी, तो उसको आप कैसे डिसरेस्पेक्ट कर सकते हैं? अच्छा सर, तारिक चौधरी साहब, जो एक और कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जरा ले लेते हैं जी। कौन साहब? नवाबशाह से एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी, नाम बताइएगा, कौन सा बात कर रहे हैं? दोबारा कॉल उनकी हमें मिल जाती है तो बात कर लेते हैं। तारिक चौधरी साहब, इस वक्त जो बात की जा रही थी, एक कॉलर ने हमसे पूछा कि डॉलर जो नून लीग के वक्त में मियां साहब के दौर में जब दिए थे सऊदी अरब ने, तो उस वक्त मौजूदा हुकूमत की तरफ से पूछा गया था कि बताया जाए ये कहाँ आए हैं, किस लिए दिए और उसकी शराइत क्या है, इसके लिए क्या शराइत तय हुए। तो आज लोग भी पूछ रहे हैं, क्या कहेंगे तारिक चौधरी साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो ये है कि जो भी जाहिर है, आपको पता है कि 1-1.5 हफ्ते पहले मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू दिया हमारे आज TV पे और उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब गए थे, लेकिन सऊदी अरब की कुछ शराइत ऐसी थी जिनकी वजह से मामला आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन उसके बाद फिर अचानक जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी उसमें गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारा डेलीगेशन किया और वहाँ से हमें कुछ पैसे डिपॉजिट में रखने के लिए मिल गए। तो अब जाहिर है सवाल तो पैदा होते हैं बहुत सारे। तो एक तो ये है कि सोमवार को कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है, तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को उस इजलास में तशरीफ़ लाकर उनको वजाहत कर देनी चाहिए कि सऊदी अरब से अगर कोई डिपॉजिट के लिए पैसा मिल रहा है, अगर हमें कोई डेफर पेमेंट पे तेल मिल रहा है, तो उसकी क्या कोई शराइत तो नहीं है। डेफिनेटली उन्होंने अपने खिताब में इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारा बहरहाल यही है। जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कहा कि गैर मशरूत है, लेकिन लोगों में बहरहाल सवाल पैदा हो रहा है। दूसरी बात वही है कि जब गुज़श्ता हुकूमत जो है, कोई एक हुकूमत जब कर्ज़ लेती है तो हम जो है अपोजिशन में होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और कर्ज लेना जो है बहुत बड़ी एक बुरी चीज़ है। अब हम खुद कर्ज लेते हैं और कर्ज लेके उस पर शाबाश लेते हैं, उस पर जो है वो बड़ा उसका दादो तहसीन के डोंगरे बरसाते हैं। लेकिन अगर हम देखें
तो नवाज शरीफ तो फिर इसका मतलब है कि बेहतर पोजीशन में था। वो तो $1.5 अरब जो है वो लेके आया था पैसे खर्च करने के लिए, हमारे खजाने के लिए। अब तो हमें पैसे मिले हैं डिपॉजिट में रखने के लिए। दूसरी बात ये अहम बात के जो एहतसाब वाला मामला है, देखिए एहतसाब जो है वो अदारों ने करना है। हमारे सूबों में एंटी करप्शन के अदारे हैं, हमारी पुलिस है, हमारी FIA है, हमारी नैब है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगर अपने तकरीरों में कहेंगे, वज़रा अगर तकरीरों में कहेंगे और यूँ तासर देंगे कि अदारा जो है साहब नहीं कर रहा बल्कि वो कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है अपोजिशन को कुछ कहने का मौका मिलेगा। एक बड़ी अहम बात ज़िया साहब ने की कि किसी भी हुकूमत के हक़ में ये होता है कि वो सियासी इस्तेहकाम पैदा करे। यहाँ लगता यूँ है कि कुछ वज़रा जो है वो हर रोज़ उकसाने की कोशिश करते हैं, अपोजिशन को चैलेंज करते हैं। और शायद इसकी एक वजह शायद ये हो सकती है जो हमारे आम हल्कों में जिसका तासर है कि शायद कहीं कहीं जो कामयाबी नहीं हो रही, जो चीज़ें गिरफ्त में नहीं आ रही, उन चीज़ों पर काबू पाने के लिए, उन चीज़ों पर एक ज़रा मख्फी रखने के लिए या पर्दा डालने के लिए एक सियासी जो है टेम्परेचर तेज़ किया जाता है ताकि सियासी बहस मुबासों में लोग लगे रहें और असल तवज्जो जो है रियल इशू की तरफ ना हो। लेकिन आजकल इस तरह मुमकिन नहीं है मेरा ख्याल है। अच्छा, एक कॉलर फौजी खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। इमरान साहब, आपके प्रोग्राम में जब से आपने शुरू किया देख रहा हूँ डेली बेसिस पे, इंशाल्लाह ये आएगी, इनको मौका मिलना चाहिए। और दूसरा तो मौका तो पूरा मिला हुआ है ना रोजी साहब, मौका तो मिला हुआ है ना, अल्लाह का शुक्र है मौका मिला हुआ है। मौका कौन नहीं दे रहा, मौका तो मिला हुआ है। मौका इनको और भी देना चाहिए, 6 साल में 1 साल 100 दिन का तो नहीं है। 100 दिन में तो आपके घर में भी डाका पड़ जाए तो नहीं होना है काम। नहीं इक़्तिदार के मामले में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो नैब है। नैब ने कौन सा एक क्या नाम है वो एक केस जो है जहाँ तक उसने तो नहीं पहुंचाया। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया रोजी खान साहब, आपका पॉइंट आ गया। कोयटा की बात की है तो मुजीब साहब को लेते हैं जरा वोट। मुजीब साहब, आवाम कह रही है, कोयटा के लोग कॉलर वो कह रहे हैं कि जनाब इनको मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आप ये बताइए कि मौजूदा जो हालात हैं इसमें कौम परस्त रहनुमा जो हैं वो किस तरह से इस हालात को देख रहे हैं और तहरीक इंसाफ की अब तक की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं? बलूचिस्तान में कौम परस्त एक हल्का बहुत से मुतालबात रख रहा है तहरीक इंसाफ के सामने। BNP के सरदार अख्तर मेंगल ने अपने 6 नुकात रखे हैं जिसमें लापता अफराद भी हैं, ग्वादर के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तरक्याती अमल के हवाले से उनकी बातें भी हैं। उन चीज़ों को भी देखना होगा। बलूचिस्तान के अगर हालात बेहतर करने हैं, अमन व अमान लाना है और खौफ की फ़िज़ा से निकलना है तो सूरत-ए-हाल को यकसर बदलना होगा। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब माशरती तब्दीलियाँ लाई जाएँ। सोशल चेंज भी बहुत ज़रूरी है। लोगों में जो एक जज्बा है वो नज़र नहीं आ रहा खुशहाली के लिए काम करने का, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि जो हुकूमत इक़दामात कर रही है वो कोई मौसर नहीं है, उससे मसाइल हल नहीं होंगे। वो वक्ती तौर पे शायद उन्हें कुछ रिलीफ मिल जाए। ठीक है, आप इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त बात हम इस बात पे कर रहे हैं कि पिछले 2 महीने की परफॉर्मेंस किस तरह की रही, एक जो डायरेक्शन थी उस सही डायरेक्शन में है या कुछ आगे पीछे हो गए, इसी के ऊपर हम बात करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद जारी रखें। जो है इसकी डेट के ऊपर तनाज़ा हो या कराची पैकेज जो कि गवर्नर सिंध जिसे लीड कर रहे हैं, हालांकि जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो वजीर आला होता है, या फिर आपका NFC में से हिस्सा सूबों का कम करके फाटो देना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में है, लेकिन वहाँ पे भी एक आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। इब्तिदा में ही इतने डिफरेंसेस इतने जो है डिफरेंसेस, आगे कहाँ तक जाएगी बात? हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक तो लीडरशिप जो है लेड बाय इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, उनका तजुर्बा जो है फेडरल गवर्नमेंट चलाने का वो नहीं है। शायद इसकी वजह से उनसे जो फैसले जो कर रहे हैं वो उसमें लगता यही है कि बजाय इसके कि वो गवर्नेंस करें, वो मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन की को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मसला मुझे लगता ये है कि उनकी जो कैबिनेट है उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो मुशर्रफ साहब के साथ थे, तो हो सकता है कि उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया है इमरान खान पे। क्योंकि अगर आपको याद है कि मुशर्रफ साहब की जो टीम थी वो स्टेटस को की टीम थी, वो कोई तब्दीली लाना नहीं चाहती थी मुल्क में, सिर्फ रूल करना चाहती थी, गवर्नेंस करना नहीं चाहती थी। वो
मतलब जाहिर है कि मिलिट्री गवर्नमेंट थी, मिलिट्री लीडरशिप थी, तो ये उजरा जो इनके जो एडवाइजर्स जो हैं मोस्टली जो मुशर्रफ साहब के आए हैं वो उन हालात की पैदावार हैं, तो वो उनको सब तकरीबन सबको इन्होंने ले लिया है ऑलमोस्ट। तो उसकी वजह से शायद इनकी लिमिटेशंस बढ़ गई हैं। और फिर बजाय इसके कि कोई नई हुकूमत जब इलेक्ट होकर आती है तो ज़्यादातर कोशिश ये करती है कि अपोजिशन को साथ लेके चले ताकि मुल्क में हालात एनवायरनमेंट ऐसी हो कि मुल्क की तरक्की हो, मुल्क में इन्हें एक जिसको कहते हैं ना कि हालात जो गवर्नेंस जो है ना वो इम्प्रूव हो। लेकिन ये जैसा कि तजुर्बा अभी तक 2 महीने का ये हो रहा है कि वो एक दुश्मनी इनकी जो है ना उसको लेके चल रहे हैं अपोजिशन पार्टीज के साथ। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि करप्शन नहीं हुई, करप्शन किसी ने नहीं की, करप्शन तो की होगी। करप्शन के मुतालिक जैसे कि तारिक ने कहा कि लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो करप्शन जो है वो इदारे जो हैं वो उससे निपटे, हुकूमत जो है वो गवर्नेंस की तरफ आए, गुड गवर्नेंस की तरफ आए ताकि उसकी जड़ें अपनी मजबूत हों। इस बीच में अब्दुल अजीज साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। जी अब्दुल अजीज साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी जी हेलो सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा कहने का अर्ज ये है, हम लोग जो हैं वो मुलाजिम पेशा लोग हैं जी, हमारी सैलरी एक मिसाल के तौर पर 20,000 रुपए है। हम जो अब सामान खरीद रहे हैं वो मतलब महंगा हो गया, लाइट के बिल महंगे हो गए, गैस के बिल महंगे हो गए, सब्जियां लेने जाते हैं वो महंगी हो गई है, गोश्त महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई है। तो आप हमें ये बताएं कि हम कहाँ से गुजारा करेंगे? बस ठीक है, यही सवाल तो हम भी जानना चाह रहे हैं। तारिक चौधरी जो हैं उनसे हम जरा जानते हैं। तारिक साहब, पहले हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते थे, नून लीग पीपल्स पार्टी का 2008 में कीमतें ये हुआ करती थी, फिर 2013 में ये हुआ करती थी, फिर 2018 में ये हुआ करती थी। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जून 2018 में ये थी और अक्टूबर 2018 में ये थी। ये कंपैरेटिव एनालिसिस होने लगा है। तारिक साहब देखिए, एक मैं करूँ, इससे पहले हमारे एक साथी ने फ़ोन किया कोयटा से, रोज़ी खान साहब ने, कि ये हुकूमत को 5 साल मिलने चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह 2002 से लेकर आज तक हर हुकूमत को, पार्टी को मौका मिला है 5 साल का, इनको भी मिलना चाहिए। इस वक्त मुल्क में ये बहस है ही नहीं कि 5 साल नहीं मिलने चाहिए। मसला ये है कि 5 साल पूरे करने के लिए कोशिश इनको खुद करनी है, मैंने और आपने नहीं करनी। इशू ये है कि पीपल्स पार्टी के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में बाकी बहुत सी बातें होंगी, लेकिन सियासी इस्तेहकाम हासिल करने की कोशिश की गई। अब देखिए 2 महीने गुजरे हैं, अभी मुजीब बात कर रहे थे, हम यहाँ बैठकर इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान की सियासी हुकूमत के बारे में तशवीशनाक खबरें सुन रहा हूँ मैं ज़ाती तौर पर, और अखबारों में आ रहा है, लोग लिख रहे हैं, लोग कहते हैं कि अगर कहीं कोई तब्दीली आई सियासी तौर पर तो सबसे पहला निशाना जो है बलूचिस्तान होगा। ये बातें क्यों हो रही हैं? इसलिए कि वहाँ पर भी ट्रबल है और यहाँ पर भी टर्बुलेंस है बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान के इत्तेहादियों के बारे में। मुझीब इसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सिंध की बात कर लेते हैं। सिंध में एक पार्टी की हुकूमत है और उसके पास इतनी वसी अक्सरियत है कि उसको कहीं किसी और तरीके से उसको नहीं हटाया जा सकता। मैं गुज़श्ता चंद दिनों से मैं कराची के अखबारात को फॉलो भी करता हूँ, मैं सोशल मीडिया को फॉलो भी करता हूँ। मैंने एक जगह नहीं 3-4 जगह पढ़ा है जो गलत भी हो सकता है कि बलूचिस्तान में गवर्नर, सिंध में गवर्नर राज लग सकता है। ये क्यों बातें हो रही हैं भाई? 2 हुकूमतें, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट, जिस तरह पंजाब की हुकूमत, जिस तरह KPK की हुकूमत जो है इलेक्ट होकर आई है, ये हुकूमत इलेक्ट होकर आई हैं, वहाँ अगर आप गैर आईनी तरीके से या आइन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए, आइनी उहदों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए, या ये कह लें कि गैर जरूरी तौर पर इस्तेमाल करते हुए आप वहाँ दबाव डालने की कोशिश करेंगे तो उसके नतीजे में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। बज़ाहिर ये बड़ा एक आइडियल सा लफ्ज़ है, एक टर्म है जी, अदम इस्तेहकाम, लेकिन दुनिया में कोई मुल्क आज तक उस वक्त तक माशी तरक्की नहीं कर सका जब तक उसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। शायद ये लोगों को ये बात समझ नहीं आती। आपका पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट। बहुत वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ियाउद्दीन साहब भी, और कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं तब्दीली के सफ़र 100 डेज एजेंडा पर। ब्यूरो चीफ क्वेटा मुजीब अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, ये फरमाइए कि ऐसे क्या इक़दाम हैं जो आप समझते हैं कि वफाक को फौरी तौर पर उठाने चाहिए तो बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ को वो पजीराई मिल सकती है जो उसका बेस मजबूत करेगी?
देखिए, बलूचिस्तान में कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं तहरीक इंसाफ के लिए, जो अगर वो करे तो बहुत बेहतरी आ सकती है। पहली ये कि मेगा मंसूबे शुरू किए जाएं जो तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, जिनमें बुनियादी सहूलतें जैसे कि पानी, उसके लिए डैम्स की तामीर हो, या अस्पतालों की सहूलियात हैं, वो बड़े अस्पताल, इवन एक कैंसर हॉस्पिटल की ज़रूरत महसूस की जा रही है बलूचिस्तान में, वो किए जाए। फिर सी पैक है, सी पैक में लोगों के खदशात बहुत ज़्यादा हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को वो नुमाइंदगी नहीं मिल रही, वो हिस्सा नहीं मिल रहा जो उनका हक है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा यही मिलेगा कि वो इस रूट पे अपने लिए कोई रोज़गार कमा सकेंगे, लेकिन नौकरियां नहीं होंगी। ग्वादर में इंडस्ट्रियल जोन की ज़रूरत है, इसी तरह मस्तुंग में और जो खुशदार के एरियाज हैं, यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल जोन बनने चाहिए जो इस रूट पे हैं। इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, सहूलतें आएंगी, और इससे तहरीक इंसाफ की जो इमेज है उसको बेहतरी मिलेगी। ठीक है, यानी अवामी फलाई काम जो है वो अगर शुरू हो जाए बलूचिस्तान में तो काफ़ी वहाँ के लोगों का एहसास महरूमी जो है उसको कम किया जा सकता है। ज़िया साहब, इस वक्त हम बात करें हुकूमत की कि हुकूमत जो है वो गवर्नेंस के बजाय और चीज़ें जो है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। आपने कहा कि कुछ वज़रा और मुशीर जो हैं वो स्टेटस को उनके जहन में ज़्यादा, क्योंकि तरबियत उनकी वहाँ की है। नाउ ब्यूरोक्रेसी जो है उसके हवाले से जानना चाहूँगा, क्या अफसरशाही का वो ताउन PTI हुकूमत को मिल रहा है जो खान साहब ने सोचा होगा आने से पहले? हाँ, नहीं, अगर वो खान साहब खुद कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, ये इस किस्म के स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट जो है ना, जब आप देंगे तो लामहला मैंने एक काइंड ऑफ ए कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगी। और जहाँ तक अफसरशाही का ताल्लुक है, अफसरशाही पाकिस्तान की जो इस वक्त है वो, उसकी आप ये समझ लेना कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत लो हो चुकी है। यानी एक तो खैर पाकिस्तान में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड रहा है, जब से हमारे ज़ियाउल हक साहब ने जो चेंजेस किए हैं एजुकेशन सिस्टम में, उसके बाद जो यानी ग्रेजुएट्स जो निकल रहे हैं पाकिस्तानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, वो बहुत ही लो लेवल की, क्वालिटी बहुत लो लेवल की हो गई है। और जो ब्राइट होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर पिक कर लेता है। वो प्राइवेट सेक्टर की जो तनख्वाहें हैं और जो मराहत हैं वो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज हैं वो मैच नहीं कर सकती। ठीक है ज़िया साहब, इस वक्त बिल्कुल आखिरी में मैं चाहूंगा कि तारिक चौधरी साहब से भी कमेंट ले लूं। इस वक्त पंजाब में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो ताउन कर रही है उस तरह से? देखिए, पंजाब के बारे में मुझे नहीं पता कि तावन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ, सियासतदान जो होता है, अच्छा स्टेट्समैन जो होता है, ब्यूरोक्रेसी की लगामें उसके हाथ में होती हैं और वो जिस तरह चाहे ब्यूरोक्रेसी से काम ले सकता है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी को ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको बदल दें। आप एक सेक्रेटरी को एक महकमे से उठाकर दूसरे महकमे में लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी को OSD बना सकते हैं। पाकिस्तान के जो रूल्स हैं, सर्विसेज के रूल्स हैं, वो सरकारी मुलाजिम की नौकरी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। आप उसको फारग नहीं कर सकते। या तो फिर ये है कि आप अमेरिका की तरह कहें कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है तो 3-4 हज़ार लोग लेके आता है और वो सारी बुनियादी तब्दीली लेके आता है। हमारे यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको इसी ब्यूरोक्रेसी से काम लेना है। हाँ, जो ज़िया साहब ने बात की है कि अगर आपके, देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक शख्स है, एक फ़र्द है, वो विजन दे सकता है, टीम ने खेलना होता है। दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं होती जिसमें एक कप्तान जो है खुद ही विकेट कीपर हो, खुद ही बैट्समैन हो और खुद ही बॉलर हो। उन्होंने खेलना है। उस टीम में अगर इतना विजन हो और वो टीम अपने महकमे चला सके, अपनी वजारतें चला सके और अपना विजन जो है ब्यूरोक्रेसी को दे सके। ब्यूरोक्रेसी ने तो इम्प्लीमेंट करना होता है, पॉलिसी सियासतदान ने देनी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी एक बार फिर आड़े आई। ज़ियाउद्दीन साहब, तारिक चौधरी साहब और मुजीब अहमद, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मंडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।